नमस्कार, हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर तरुणा सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। तो मेरी अप्रोच पेशेंट को लेके थोड़ा कंजर्वेटिव रहती है कि कैसे बिना सर्जरी, बिना ऑपरेशन के या पेशेंट को मिनिमम डिस्कम्फर्ट दिए हम उसे ठीक कर पाएं. So I try to keep bringing doctors and people who share the same approach as me. So in one such effort, आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है डॉक्टर रविंदर कुमार जी, who is a leading name in the field of physiotherapy. जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिजियोथेरेपी आज मेन स्ट्रीम मेडिसिन का एक इनसेपरेबल पार्ट बन चुकी है. चाहे फ्रोजन शोल्डर हो या स्लिप डिस्क हो या आर्थराइटिस हो या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या कोई प्रेग्नेंट फीमेल हो, उसकी प्रीनेटल एक्सरसाइजेस हो या उसकी पोस्टनेटल रिकवरी हो या फिर कोई सर्जरी या ऑपरेशन के बाद पेशेंट की रिहैबिलिटेशन हो या स्ट्रोक या पैरालिसिस के अटैक के बाद पेशेंट को वापस बैक टू रूटीन भेजना हो, फिजियोथेरेपी हैज बिकम इररिप्लेसेबल. Dr. Ravinder Kumar has a rich 20 years of clinical experience and he has treated more patients than the entire country Barbados. He has done his masters in sports physiotherapy and has treated a number of sportsmen like Kapil Dev, Arjuna awardees like Shubhankar Sharma, Sunil Antil and Navdeep Singh. And he has also treated ex-CM of Maharashtra, Sri Sharad Pawar ji, and ex-CM of Chhattisgarh, Sri Raman Singh ji. So the list of his credentials is really very long. In fact, it's my privilege to share with you that he was also the official physiotherapist of Paris Olympics 2024. And 7 athletes who brought glory to the country during Paralympics 2024 were also under his treatment. He is also a certified manual therapist. He has done his certification in dry needling, in osteopathic manipulation. He is also certified kinesiology taping expert, which means अगर कोई joint आपका subluxate हो जाता है तो उसको टेप लगा के कैसे स्ट्रेंथन करते हैं with various types of exercises. He is a certified class 4 laser pain treatment, which is a technique used in USA. जब भी किसी स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी हो जाती है तो ये क्लास 4 लेजर ट्रीटमेंट यूज करने से द रिकवरी इज रियली वेरी फास्ट एंड द लिस्ट ऑफ हिज क्रेडेंशियल्स इज रियली रियली लॉन्ग. सो आज हम डॉक्टर साहब के साथ मिलके एक कंडीशन डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं फ्लैट फुट. क्या इसके लिए सर्जरी चाहिए? क्या ये ऐसे ही ठीक हो जाता है? कहाँ पे जाके हम उसके इंसोल्स बनवा सकते हैं? क्या फ्लैट फुट स्पोर्ट्स में कोई लिमिटेशन की तरह है? फ्लैट फुट के पेशेंट हील पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते? और क्या एक्सरसाइजेस है जिससे फ्लैट फुट ठीक होता है? सो आइए डॉक्टर रविंदर से जानते हैं हम फ्लैट फुट के बारे में. थैंक यू फॉर कमिंग सर. जी. तो फ्लैट फुट के लगभग 20 to 37% ऑफ द पॉपुलेशन आई थिंक हैज इंसिडेंस ऑफ फ्लैट फुट. तो घर में किसी को कैसे पता लगे कि किसी को फ्लैट फुट है या फिर इसकी मोस्ट कॉमन जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो क्या होती है? दो चीजों का ना आइडेंटिफिकेशन बड़ा इजी है. एक जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है ना, मोर्टन्स फिट. फ्लैट फिट तो आप लोगों ने सुना होगा. मोर्टन्स फिट. मोर्टन्स फिट में क्या होता है, जब आपका अंगूठा उंगली से छोटा होता है. अच्छा. तो दैट इज नोन एज मोर्टन्स फिट. मोर्टन्स फिट जिसमें भी है, इनको प्रॉब्लम फ्लैट फिट के कंपेयर में ज्यादा रहते हैं. ओके. इफ समवन इज सफरिंग विद मोर्टन फिट तो उसको नी स्ट्रेन, बैक पेन, ये बड़े कॉमन है. और फ्लैट फिट का तो जो नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो फ्लैट फिट ही रहता है, और ओल्ड एज में जाकर के फिर से फ्लैट फिट ही हो जाता है. ओके. बीच में आर्चिस डेवलप होते हैं. अच्छा. जब हम चलना चालू करते हैं 1 साल 2 साल 6-7 साल की एज तक होते होते अच्छी सी आर्क डेवलप हो जाती है. दैट टोटली डिपेंड ऑन द फुट स्ट्रेंथ. ओके. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ओल्ड एज में पहुंचते पहुंचते फिर से फुट फ्लैट हो जाता है. दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबल फ्लैट फीट. ओके. तो फ्लेक्सिबल फ्लैट फीट एक एज के साथ डेवलप होता है. विद फुट की स्ट्रेंथ कम होगी तो फिर से आर्क की स्ट्रेंथ कम हो गई. ओके. जो आर्क का जो काम है टोटल, अगर आप देखो, जैसे अपने ब्रिज को देख रहे हो, एक एंड पे रखा हुआ है, दूसरे एंड पे रखा हुआ है, और वो पूरा वेट ले रहा है. सेम आर्क का काम है. ठीक है ना. और आर्क भी दो तरह की होती है इसमें, जो एक तो लॉन्गिट्यूडनल होगी और एक एक्सियल दूसरे साइड पे होगी. दो आर्क इसमें होती है. ठीक है ना. ओके. मैं तो ये कंडीशन ही पहली बार सुन रही हूँ कि पैर का अंगूठा छोटा एंड फिंगर बड़ी. हम बचपन में इसे खेल की तरह से यूज करते थे कि अगर पैर की ये सेकंड वाली उंगली लंबी है तो सांस कंट्रोल करेगी और अंगूठा लंबा है तो ऐसे कुछ होता है कि तुम्हारी चलेगी या सांस की चलेगी. बट लाइक अ कंडीशन कि इससे फ्लैट फुट से भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है. ये मोर्टन फिट होगा तो वही कंट्रोल करेगा आपको. हाँ. तो ये That will give you back pain. आई थिंक मेनी पीपल वुड नॉट नो इट. लगभग 30% पॉपुलेशन में मिलेगा आपको. ओके. ओके. 30% पॉपुलेशन में मिलेगा. लेफ्ट टू राइट डिफर कर सकता है. जरूरी नहीं कि लेफ्ट में जितना ज्यादा है या राइट में जितना ज्यादा है उतना अपोजिट फुट में भी हो. ओके. कम ज्यादा भी हो सकता है. ओके. बट ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है मोर्टन फिट. तो मोर्टन फिट तो मुझे लगता है कंजेनाइटल ही होगा. ये तो बाय बर्थ ही पता लग जाएगा किसका अंगूठा 100% कंजेनाइटल होता है. हाँ. है ना. एंड फ्लैट फुट
ये एक्वायर्ड है या कंजेनाइटल है? फ्लैट फीट एक्वायर्ड नहीं होता। फ्लैट फीट तो मैं बता रहा हूँ जैसे आपको सबको ही होता है। अच्छा, छोटा बच्चा जब पैदा होता रहेगा उसके बाद में फुट जैसे जैसे स्ट्रेंथ होता चला जाएगा, आर्क डेवलप होती चली जाएगी। ओके, तो सभी का फ्लैट होता है, तो फिर कुछ लोगों का फ्लैट ही क्यों रह जाता है? लैक ऑफ एक्टिविटी। जैसे आप मैक्सिमम जो केसेस अभी हम देख रहे हैं ना, पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग कोविड, बच्चे कम चले, कम खेले, अच्छा। 1-2 साल ऐसे रहे बच्चों के, तो जो बच्चे उस एज में ग्रो कर रहे थे, इन एज ऑफ जो 2020 के आसपास में 4 साल के थे, 3 के थे, 5 के थे, उनको फुट में ज्यादा इशू है ओके क्योंकि उनकी एक्टिविटीज कम रही। ओके जितनी एक्टिविटी ज्यादा होगी, जितनी रनिंग जंपिंग एक्टिविटी ज्यादा होगी, उतनी फुट की जो मसल है उतनी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगे। ओके इंट्रिंसिक मसल्स अगर वीक हो रही हैं फुट की, तो दैट आर कॉजेज फ्लैट फीट। ओके ठीक है ना। कई जगह हेरिडिटरी भी काम होता है कि फादर मदर को है तो उसमें भी डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा हैं, बट अगर उसको स्ट्रेंथ किया जाए अच्छे से तो बेटर किया जा सकता है। दैट इज बिकॉज ऑफ सेडेंटरी हैबिट्स फैमिली में चली आ रही है, या फिर मसल वीकनेस जेनेटिकली ट्रांसफर हुई है? क्या रीजन रहता है उसमें? नहीं, जो बोन की ज्योमेट्री इस तरीके की है जो हेरिडिटरी में चली आ रही है, बट फ्लैट फीट, आप अमेजिंग बात क्या है कि फ्लैट फीट एक बड़ा इशू नहीं है जब तक हील में प्रोनेशन ना हो। ओके बहुत सारे एथलीट ऐसे होते हैं जो फ्लैट फीट होते हैं, और अगर हील में ओवर प्रोनेशन है, ओवर प्रोनेशन मतलब हील बाहर की तरफ टिल्ट कर रही है ओके या सुपिनेशन में जा रही है, अंदर की तरफ टिल्ट कर रही है, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। ओके फ्लैट फीट इटसेल्फ इज नॉट ए इशू, ओके वो पेन कोज नहीं करेगा अगर फीट की मसल स्ट्रोंग है, हील आपकी न्यूट्रल है। हील अगर न्यूट्रल नहीं है तो प्रॉब्लम कोज करता है। वो इसलिए करता है कि जो हमारा फुट की जो ज्योमेट्री है, जो बायोमेकेनिक्स अगर आप फुट की देखेंगे तो 70% वेट जो होता है 70% ऑन द हील, ओके 20% ऑन बिग टो एंड 10% ओवर स्मॉल टो। ओके ये 100% वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके ठीक है ना। ये इस तरीके से वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है 70-30 के रेशियो में। ओके 70% हील वेट ले रही है, 30% आगे जा रहा है। अगर हील न्यूट्रल है एवरीथिंग इज ओके। अगर हील न्यूट्रल नहीं है तो बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स कोज कर सकते हैं। ओके ठीक है ना। तो फ्लैट फिट कोई प्रॉब्लम नहीं करता अच्छा अगर हील न्यूट्रल है। अगर हील आउटसाइड जा रही है या इनसाइड आ रही है, आउटसाइड जाने को प्रोनेशन बोलते हैं, इनसाइड आने को सुपिनेशन बोलते हैं। प्रोनेशन टिल 4 डिग्री इज नॉर्मल, 4 to 8 डिग्री में हम उसको कंसीडर करते हैं कि प्रॉब्लम करेगा, 8 डिग्री के ऊपर वो प्रॉब्लम कोज करता है। ओके और जो सुपिनेशन है अगर वो -1 डिग्री भी अंदर की तरफ टिल्ट कर रही है तो वो -1 डिग्री से ही इटसेल्फ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। ठीक है ना। उसको फाइंड आउट करना बड़ा इजी है। जो सुपिनेशन या प्रोनेशन जो हील है, आप आराम से, कई लोगों के आपने जूते देखे होंगे, चप्पल देखे होंगे, स्लीपर, वो एक कॉर्नर से घिस रहे होते हैं, तो वो शो करता है कि वो या तो प्रोनेटेड फीट है या सुपिनेटेड फीट है। इट मींस हील इज नॉट न्यूट्रल। ओके अगर हील न्यूट्रल होगा तो वो कभी भी एक कॉर्नर नहीं घिसा हुआ मिलेगा। ये इशू है। तो सपोज किसी के घर में बच्चा है जिसके हील में सुपिनेशन या प्रोनेशन स्टार्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ फ्लैट फीट, तो क्या सिम्टम प्रेजेंट करेगा बच्चा, या पेरेंट्स को कैसे पता लगेगा अभी इसको हमें दिखाने लेके जाना है या किसी को कंसल्ट करना चाहिए? बच्चों में फ्लैट फीट में जो इश्यू आता है, स्पेशली किड्स में, कैसे कि जो 7-8 साल से ऊपर जिनका एज है, 8 से 14-15 साल तक, इनका रनिंग स्पीड उतना फास्ट नहीं होता। ओके रनिंग स्पीड थोड़ा सा स्लो रहता है इनके केस में। ओके तो वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाता है। बच्चा भी आके बताता है कि आई कांट रन दैट मच, या बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा खेलने में, कि बाकी बच्चे अरे नहीं नहीं, मतलब उसको खुद से भी मतलब थोड़ा सा वो करेगा। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं वो लगे रहते हैं, दे विल मैनेज विद दैट थिंग, बट कुछ ऐसे होते हैं कि दौड़ नहीं पा रहे, जैसे नोक नहीं है, रन कर रहा है। फ्लैट फीट अगर है तो देयर इज चांसेस ऑफ नोक नी आपस में टच होगा। ओके ठीक है, ये अगर flat हील feet पे जो प्रोनेशन सुपिनेशन है उस वजह से? नहीं, ही अगर फुट फ्लैट है, अच्छा फुट फ्लैट है तो अंदर की तरफ जैसे डिप हुआ, अंदर की तरफ डिप होते नी पास में आगे, ओके तो नोकनी वाली सिचुएशन रहेगी। तो नोकनी में फिर वो ज्यादा तेज रन नहीं कर सकता। ओके ठीक है ना। तो वो एक ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से फिर बचेगा बच्चा, या उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो आजकल तो ज्यादातर बच्चे भी टीवी में एंगेज हैं या गेम्स में एंगेज हैं, तो सेडेंटरी लाइफ में क्या नहीं पता लग पाता है किसी को फ्लैट फुट है तो? बिल्कुल पता लग जाता है सेडेंटरी लाइफ में ना, एवरी डे टू डे में, मतलब फुट देख के भी पता लग जाता है, घर वालों को भी पता लग जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर आप अभी देखेंगे क्लिनिक्स में हमारे पास में जो बच्चे आते रहते हैं, अब अर्ली एज में भी बच्चे आ रहे हैं जिनको पेन शुरू हो गए कि ये पेन है। ऐसा नहीं है कि फ्लैट फीट है या प्रोनेटेड हील है, सुपिनेटेड हील है, वो खाली फुट में प्रॉब्लम करेगा, नहीं कर रहा होगा। कई बार वो एंटायर एरिया में पेन चालू कर देता है। एंटायर एरिया काफ में पेन हो रहा है,
नी में स्ट्रेन आ रहा है, बैक में स्ट्रेन आ रहा है, ये सारी चीजें वो कोच कर सकता है। इवन दो अगर एडल्ट्स की बात करें तो वो हेडेक तक भी कोच कर सकता है। कैन यू इमेजिन, पूरा फेशिया टाइट हो जाता है। एक कंडीशन जो जनरली आप देखते हो फाइब्रोमाइल्जिया, फाइब्रोमाइल्जिया वो फाइब्रोमाइल्जिया क्या है, पूरा जितना भी आपकी सॉफ्ट टिश्यूज है या पोस्टीरियर चेन मैक्सिमम आपको बैक में मिलेगा। स्पाइन एरिया में काफ भी पेन कर रही है, हैमस्ट्रिंग भी पेन कर रही है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम दैट इज ड्यू टू ओवर प्रोनेशन ऑफ हील्स। ओके, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम कि हील न्यूट्रल नहीं है उन केस में फाइब्रोमाइल्जिया मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि उसने पूरा फेशिया ही टाइट कर दिया, कंप्लीट फेशिया ही टाइट कर दिया। 2-3 साल में वो फेशिया को इतना टाइट कर देता है कि वो हेडेक भी चालू हो जाता है। ठीक है ना, तो ये मोस्ट कॉमन कंडीशंस हैं जो डे टू डे में देखने के लिए मिलती है। तो क्या ये कंडीशन रिवर्सिबल है या अर्ली डायग्नोसिस का इस पे क्या फर्क पड़ता है? जल्दी पहचान लिया तो रिवर्सिबल है या रिवर्स करने की जरूरत नहीं होती, स्ट्रेंथनिंग की जरूरत होती है बस? खाली स्ट्रेंथनिंग से काम नहीं चलता। अच्छा, इसमें कंडीशंस हैं। अगर 4 डिग्री तक है तो बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा ओवर प्रोनेशन। अगर 4 to 8 डिग्री में है तो वहां पे मसल्स रिलीज और ये सारी चीज काम कर जाती है। अगर 8 डिग्री से ऊपर है तो उस पर्टिकुलर केस में इंसोल देने की जरूरत है। अब हील खुद से मैनेज नहीं होने वाली, अच्छा, है ना। ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी आप उसको स्ट्रेंथन कर लोगे मसल्स को। ठीक है, अगर मसल्स को स्ट्रेंथन भी करोगे तो देयर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइज जो आपको स्टैंडिंग में करनी है, वॉकिंग में करनी है, फुट मूवमेंट के साथ करनी है, तो हील तो आपकी तिरछी पड़ रही है, तो सिमल्टेनियसली वो डैमेज भी कर रही है। अच्छा, तो जनरली एडवाइस करते हैं कि 8 डिग्री के ऊपर जो है इंसोल लगा करके फिर सारी एक्टिविटी की जाए। ओके। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स को किसके पास जाना चाहिए? पोडियाट्रिस्ट या जो ऑर्थोटिक्स बनाते हैं वो लोग, या फिजियोथेरेपिस्ट, या कायरोपैथी का इसमें क्या रोल है? कायरोप्रैक्टिक का तो बहुत बड़ा रोल नहीं है। एक बार आप अलाइनमेंट कर दोगे तो थोड़े टाइम के बाद में वही उसी वापस पोजीशन हो में आ जाना जाएगा, है, क्योंकि मसल में स्ट्रेंथ नहीं है। राइट। तो कायरोप्रैक्टिक का तो बहुत वो नहीं है। बट अगर आप बात करते हैं पोडियाट्रिस्ट, ऑर्थोटिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, ऑल थ्री कैन हेल्प इन ए डिफरेंट वे। तो पेरेंट्स सबसे पहले कहाँ लेके जाएं बच्चे को? कई बार ऐसी कंडीशन होती है तो पेरेंट्स डोंट नो जनरल फिजिशियन के पास जाना है या किधर जाना है, वेयर इट कैन बी मैनेज्ड। पोडियाट्रिस्ट विल बी द गुड कांटेक्ट, फिजियोथेरेपिस्ट विल बी गुड कांटेक्ट। पोडियाट्रिस्ट तो उतना नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट एक अच्छा कांटेक्ट है जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में ऑर्थोटिस्ट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या लगाया जाए। अभी जैसे हमारे क्लिनिक में रिसेंटली AI बेस्ड फुट एनालिटिक मशीन है जो फुट एनालिसिस करती है, तो वो पूरा एक्यूरेसी दे देती है, उसमें फाइंड आउट कर देगी इतने डिग्री पे डेविएशन है, ये है, ये प्रॉब्लम्स फिट में डेवलप हुई हैं, हील की विड्थ तो नहीं बढ़ी, आर्क कितनी ड्रॉप है, लेफ्ट टू राइट में कितना कुछ है। उसके बाद में ऑर्थोटिस्ट हेल्प करता है कि हाँ इसको इंसोल देना है और इस लेवल पे देना है। तो इंसोल कहाँ मिल जाते हैं? एक फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक पे ही मिल जाते हैं या इसके लिए अलग से? फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक पे भी मिल जाते हैं, जिनके पास में ये फुट का सिस्टम है वहाँ मिल जाते हैं। और ऑर्थोटिस्ट के पास तो मिल ही जाते हैं। अगर अच्छे ऑर्थोटिस्ट हैं तो मिल ही जाते हैं, बट वो एक परफेक्शन में ही होना चाहिए। इंसोल्स जो है एक प्योरली परफेक्शन में होना चाहिए। जो हमारे नॉर्मल शू हैं, कोई सा भी आप ब्रांड उठा लीजिए, उसमें अगर आप इंसोल की बात करते हो तो हमारे लिए वो परफेक्ट है ही नहीं। वो न्यूट्रल हील के लिए है, ठीक है ना। उसमें थोड़ा सा हार्ड इंसोल चाहिए होता है, वो सॉफ्ट कर देते हैं उसको ताकि वो बेटर लगे। वो अच्छा भी लगता है, आपने भी पहना होगा जूते जो नॉर्मल स्केचेस वगैरह कुछ भी हम पहनते अच्छे लगते हैं, जो भी सॉफ्ट शूज अच्छे लगते हैं पहनने में। हाँ, कंफर्ट। बट वो हील को न्यूट्रल नहीं रख सकते। जिधर को भी दब रहा है उधर से ही वो दबता जा रहा है। हील की पोजीशन वो ले लेते हैं। शुरू में अच्छा लगता है, बाद में जो फिक्स हो जाता है फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये इंडिविजुअलाइज्ड वाली जो ऑर्थोटिक डिवाइसेस हैं वो कहाँ पे मिलती हैं? कि फिजियोनिस्ट ने उसको डायग्नोस कर लिया या पोडियाट्रिस्ट ने उसको डायग्नोस कर लिया, अगर उनके पास में फैसिलिटी है तो उन्होंने उसको लगा दिया, नहीं तो ऑर्थोटिस्ट के पास भेज दिया। ठीक है ना। उसेन बोल्ट, माइकल जॉर्डन, मेसी, इन तीनों को फ्लैट फुट है। दीपा कर्मर को भी ऐड कर लीजिए। ओके, दीपा, हाँ, जिम्नास्ट जो 4th नंबर पे रही, हाँ, इनका ब्रोंज आता हुआ रह गया। तो क्या एडवांटेज देता है एथलीट्स को फ्लैट फुट होना किसी वे में, या डिसएडवांटेज देता है? एडवांटेज तो नहीं देता, बट दे हैव एनफ मसल स्ट्रेंथ विद हील न्यूट्रल। अगर हील न्यूट्रल है, जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि फ्लैट फिट प्रॉब्लम कोज नहीं करता। प्रॉब्लम कोज करता है जब हील न्यूट्रल ना रहे। बट एडवांटेज तो नहीं है फ्लैट फिट, डेफिनेटली। है ना, उनको और थोड़ा सा मतलब बिल्ट, मसल्स का बिल्ट और बेटर करना पड़ता है। ठीक है ना, तो जाकर के वो बेटर होता है। ठीक है। सर्जिकल ऑप्शन के लिए कब जाना पड़ता है किसी को? सर्जिकल
ऑप्शंस तो इसमें एज सच रिक्वायर्ड नहीं होते अनटिल लेस कोई सीटीवी काइंड ऑफ कंडीशन है। एक कंडीशन होती है कॉन्जेनिटल टेलिपस इक्विनोवायरस, क्लब फीट आपने सुना होगा। ओके। क्लब फीट जैसी कंडीशंस में या तो सीरियल कास्ट प्लास्टरिंग की जरूरत पड़ती है या सर्जिकल कंडीशंस में जाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन फ्लैट फीट काइंड ऑफ कंडीशंस में जरूरत नहीं पड़ती। अगर बच्चा उम्र 14-15 साल तक है तो नॉर्मल जो आप इंसोल देते हैं उसी से आर्क अच्छे बन जाती है, फ्लैट फिट नहीं रहता। थोड़ी एक्सरसाइज कराएंगे, इंसोल्स देंगे तो बेटर कर जाएगा टिल एज ऑफ बोन ग्रोथ जब तक होती है 17-18 तक पहुंचते पहुंचते। लेकिन अगर 18-20 क्रॉस कर गए तो देयर इज नो चांसेस ऑफ आर्क डेवलपमेंट, वो तो बोन का पूरा सेट हो चुका है। उस केस में इंसोल्स यूज करने पड़ते हैं। ओके। अगर आप हील को न्यूट्रल रखना चाहते हैं, अगर उसके बाद भी हील न्यूट्रल है तो प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है ना। बट अगर फ्लैट फीट भी है, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, एज भी ज्यादा हो गई है तो प्रॉब्लम करता है। अब मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूं इसका कि अभी यूपी पुलिस की भर्ती रही, इसमें दौड़ रही 4800 मीटर की, 4800 मीटर, कुछ भी नहीं है, 5 किलोमीटर। यंगस्टर्स होते हैं जो दौड़ रहे होते हैं, एज भी 24-25 साल कुछ रखी होती है इन्होंने, ऐसा भी नहीं है कि 30 साल की दौड़ रहे हैं। कैन यू बिलीव कितने लोगों को फ्रैक्चर हुए होंगे इन रनिंग करने वाले? कैन यू बिलीव फ्रैक्चर हो जाता है रनिंग में? अगर नॉर्मल रनिंग में? नॉर्मल रनिंग में नहीं, क्यों? अगर आपकी हील ओवर प्रोनेटेड है, अच्छा, 10-12 डिग्री से ज्यादा प्रोनेटेड है तो फ्रैक्चर हो जाते हैं। 166 लड़कों के फ्रैक्चर हुए हैं। अच्छा, 166 डॉक्यूमेंटेड है। कितने में से 166? जो भी मतलब दौड़ने गए होंगे, ओके, डॉक्यूमेंटेड है। हमारे पास भी केस आया है, ओके। उसका बच्चे का एक पैर 16 डिग्री ओवर प्रोनेटेड था, दूसरा 17 डिग्री था, पूरी रन पूरा नहीं कर पाया, 100 मीटर पहले ही फ्रैक्चर कर गया, हड्डी लिटरली फटी है। आई कैन से यू द एक्सरे, ठीक है। हाँ, तो ये एक है, एग्जिस्ट करती है। कोई पर्टिकुलर बोन है जिसकी डिस्पोजिशन हो जाती है टू ब्रेक, या इट अगेन डिपेंड्स ऑन डिग्री? कैल्केनियम आपका डेविएट हुआ, हाँ, ठीक है ना। कैल्केनियम डेविएट हो गया तो उसने फिर बोन पे लोडिंग चालू कर दी टिबिया पे। सिन स्प्लिंट, जो रनर्स, जो मैराथन रनर्स होते हैं वो कहते हैं सिन स्प्लिंट हो रहा है। सिन स्प्लिंट होगा ही तब जब हील न्यूट्रल ना हो। ओके। टिबिया तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है बट ब्रेक हो जाती है, स्पाइरल फ्रैक्चर होते हैं। हाँ, स्पाइरल फ्रैक्चर होते हैं। सिन स्प्लिंट एक छोटी सी कंडीशन है, काइंड ऑफ ए माइक्रो फ्रैक्चर्स हो सकते हैं उसमें, नहीं भी हो सकते, बोन एडिमा हो गया। बट अगर ओवर प्रोनेशन है तो फ्रैक्चर तो कॉमन है नॉर्मल रनिंग से। हाँ, मैं अभी देख रहे हैं हम तो। हाँ, अब तो हम भी अवेयर हो गए, वी आर सीइंग लॉट, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। और ये यंगस्टर्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया था बुढ़ापे में, अचानक दिमाग खराब हुआ कि 55 साल की उम्र में दौड़ना चालू करता हूँ और दौड़ लिया, वो नहीं है कि नहीं मैंने कुछ कंडीशन नहीं की। हालांकि लोग तो 65-70 में भी दौड़ते हैं, बट उन्होंने अपनी बॉडी कंडीशनड की हुई है। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली किसी ने दौड़ना चालू कर दिया। ये लड़के भी तैयारी कर रहे होते हैं रनिंग की, बिल्कुल 5 किलोमीटर फिजिकल देना है और इनका एक फिक्स टाइम होता है, तो बट दे आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट अवेयर। अवेयर हो रहे होते हैं, पेन आ रहा है, कोई भी रनिंग पेन कोज करेगी, स्टिफनेस रहेगी मसल्स में, सब कुछ रहेगा, तो वो एक नॉर्मल सा है, वो एक डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस होता है कि आपने दौड़ लगाई और आपकी मांसपेशियां थक गई, ठीक है, द रिकवरी विल बी इन 24 और 48 आवर। बट जो बोनी पेन है वो समझ में आ जाता है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा होगा उसके कंपेयर में, तो इवन दैट कैन लीड टू फ्रैक्चर, ठीक है ना। तो ये तो मतलब लोगों को अवेयर होने की जरूरत है इस चीज में। अगर सिन स्प्लिंट लग रहा है, सिन पेन लग रहा है रनिंग में, तो उसको पहले हील न्यूट्रल करने की जरूरत है। नहीं तो वो जो वो दौड़ रहा है डे टू डे में। काफी लोग हैं अभी जो रनिंग एंथुसियास्टिक्स हैं, हाफ मैराथन रन कर रहे हैं, फुल मैराथन रन कर रहे हैं, यहाँ पे इंजरी हो गई, वहां पे इंजरी हो गई, ठीक है ना। कई बार लोग भी बोल रहे थे अरे तू इतना दौड़ता है यार, तेरे को कहीं ना कहीं पेन ही होता रहता है, अब के तूने घुटना खराब कर लिया, अब ये खराब कर लिया। तो वहाँ दौड़ना उसका ठीक है, मसल स्ट्रेंथ ठीक है, इज डूइंग ए गुड जॉब। तो हम प्लांटर फेशाइटिस, ये अपना फ्लैट फुट और हील्स पर के पेन में, इसमें कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? देखो फ्लैट फीट तो पेन नहीं करता, ओके। कैल्केनियम इस पर 70-80% शांत रहता है, कोई पेन नहीं करता, ठीक है ना। प्लांटर फेसाइटिस को आप बड़े आराम से डायग्नोस कर सकते हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है प्लांटर फेसाइटिस में, मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है, 4 से 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट इतना लगता है एक आदमी को ना नॉर्मल स्टेपिंग करने में, और 8 से 10 स्टेप्स लेने के बाद में वो बेटर फील करता है। दूसरा, सिमल्टेनियसली अगर आप बात करें दिन में कि थोड़ी देर बैठ के जब उठ के चलेंगे तो 4-6 कदम तक फिर वो
प्रॉब्लमेटिक रहेगा उनके लिए 4-6 स्टेप तक। ओके तो ये प्लांटर फेसाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। कैल्केनियम स्पर मैक्सिमम ऑफ द टाइम पेन फ्री रहता ओके है ना। कैल्केनियम स्पर क्या होता है कि ऑस्टियोफाइट डेवलप हो गया कैल्केनियम के नीचे, माइक्रो फ्रैक्चर्स हुए, उसमें से मैग्नीशियम कैल्शियम ये बाहर ऊज आउट हो गया बोन से, और वो जम गया एक जगह जाकर के, जमा तो वो हो गया ऑस्टियोफाइट जो स्पर बना है। ओके वो थोड़े टाइम में जैसे ही हार्ड हो जाएगा वो पेन करना बंद कर देता है। ओके पहले काफी पहले जो थिंक ये रहता था कि हील पेन है तो कैल्केनियम स्पर की वजह से हो रहा है, बट कैल्केनियम स्पर मैक्सिमम टाइम ऑफ साइलेंट रहता है, ओके वो पेन कॉज नहीं करता। ओल्डन टाइम्स में तो मतलब अगर आप 20-30 साल पहले की बात करो तो सेविंग भी करते थे उसकी, कैल्केनियम की सर्जिकल सेव कर देते थे कि यार इसको ना रिमूव कर देते हैं ऑस्टियोफाइट को, बट ये थे ही माइक्रो फ्रैक्चर जिनसे मैग्नीशियम कैल्शियम मूव आउट हो रहा है, दोबारा आ जाएगा। हाँ तो दिस नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन, वो ऐसे ही हार्ड हो जाएगा तो पेन करना बंद कर देगा। बट अगर प्लांटर फेसाइटिस हुआ है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि प्लांटर फेसाइटिस हुआ, आपने कोई भी ट्रीटमेंट किया, पेन खत्म हो गया, तो अब रोल असली हेल्थ खराब होने का इसके बाद चालू होता है ओके कि हील पेन था, खत्म हो गया, तो आप तो बिल्कुल रिलैक्स हो गए, हील तो मेरी ठीक हो गई, 5 दिन में ठीक हो गई, मैंने तो ये ट्रीटमेंट लिया, कुछ भी होम्योपैथी आयुर्वेदिक फिजियोथेरेपी कोई भी ट्रीटमेंट लिया और वो पेन ठीक हो गया, तो पेशेंट तो हैप्पी, सिम्टम नहीं है। बट प्लांटर फेसाइटिस डेवलप ही हील न्यूट्रल ना हो उसके बाद होता है। ओके तो पेन तो चला गया, स्ट्रक्चर हार्ड हो गए, पेन नहीं है, बट हील अब तिरछा है, अब हील ने अपना काम चालू कर दिया। जिन केसेस में हील पेन रहता है और पेन चला गया, उसके अगले 2 to 5 years के अंदर अंदर उनके घुटने काफी हद तक डैमेज हो चुके हैं साइलेंटली, ओके ठीक है ना। हील पेन जा चुका है, पेशेंट इज हैप्पी, लेकिन वो इंटरनली घुटने को डैमेज कर रहा है। किस तरह से? हील जैसे मैंने आपको बताया, एंगल चेंज हुआ तो जैसे मैंने आपको बायोमेकेनिक्स। बताया ना 70% वेट हील बियर कर रही है, 20% अंगूठा बियर कर रहा है, 10% छोटी उंगली हील कर छोटी उंगली बियर कर रही है। तो हील जब न्यूट्रल से टिल्ट हुआ तो अगर बाहर की तरफ टिल्ट हुआ तो अंदर की तरफ लोडिंग करना चालू कर देगी, तो घुटने का जो इंटरनल कार्टिलेज है उसको खत्म करती चली जाएगी और जो जॉइंट गैप है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा स्ट्रक्चर ही हिल गया ना, पूरा स्ट्रक्चर ही हिल गया। अब आप स्ट्रेट नहीं हो, जो चीजें वेट लेने के लिए बनी थी वहां वेट नहीं आ रहा, वेट उन जगह पे आ रहा है जो वेट लेने के लिए भी बिल्कुल नहीं बनी थी, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए वो डैमेज शुरू हो गया और वो बड़ा साइलेंट होता है। या इस पेशेंट को जिसको प्लांटर फेसाइटिस हुआ है, हील पेन खत्म हो गया, बैक पेन चालू रहेगा, बैक पेन नहीं आएगा, पहले बैक स्टिफनेस आएगी, फिर धीरे धीरे करके वो बैक पेन कोज करने लगेगी, है ना। मेनी टाइम दैट लीड टू स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, बैक इतनी टाइट हो जाती है कि स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस या स्पाइन के अदर इश्यूज भी खड़े हो जाते हैं, बट मैक्सिमम ऑफ देम दे डोंट हैव न्यूट्रल हील। ओके अगर लॉन्ग स्टैंडिंग बैक पेन है, 2 साल से ज्यादा का बैक पेन हो गया, 3 साल 5 साल, इसकी हील न्यूट्रल नहीं मिलेगी आपको इन 90% ऑफ केसेस। तो इसका रिलेवेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। Okay. So any patient who has heel pain, it's like an alarm कि अभी अलार्म बजाए, so they must go and get their heel alignment check. हील अलाइनमेंट चेक करना जरूरी है, मतलब एक And फिर ये नहीं कि 2 हफ्ते एक्सरसाइज करके या डॉक्टर ने जो भी बताया वो करके छोड़ दो, उसको फिर कंटिन्यू हील को करके न्यूट्रल करना जरूरी है। देन वो दोबारा भी ऐसे होता होगा ना, न्यूट्रल होके वापस चली जाती है अगर आप डे टू डे एक्सरसाइज कर रहे हो तो नहीं होता। तो ये कहते हैं ना अपने पैरों पे खड़ा हो गया, हाँ। अब खड़ा तो हो गया पैरों पे, ढंग से खड़ा है या नहीं है वो बहुत मैटर करता है, ओके है ना। वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा उस चीज में कि स्टैंडिंग इसकी सही है या नहीं है, या हील टिल्टेड कितनी है, तो उतना ही वो प्रॉब्लम कोस करता है। सो ऐसे कंडीशन में मैं कहूंगी व्हाट इज योर एडवाइस टू द लेडीज जो हाई हील्स पहनती हैं या जिनका पार्ट ऑफ रूटीन है हील्स पहनना? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हो आप आधी आबादी के लिए। नहीं, दे शुड नो एटलीस्ट कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें पता होने चाहिए। तो जो का पार्ट है, बट जो हाई हील है सबसे पहले तो ये आपकी हैमस्ट्रिंग को टाइट करती है, क्योंकि जो लेग्स की मसल है बैक साइड की वो शॉर्ट हो जाती है, उस वजह से तो कहीं ना कहीं तो एक स्टिमुलस तो डेवलप करती है। बट जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है ना लेग्स की, अगर वो हाई हील पहन भी ले रहा है इन बिटवीन, रेगुलरली तो पहनते नहीं है, बहुत कम है रेगुलर पहनते हैं, तो अगर इतना ज्यादा डैमेज नहीं करती, बट
सिमल्टेनियसली एक्सरसाइज भी नहीं है फिर भी हाई हील है, और उस केस में अगर हील न्यूट्रल नहीं है तो ज्यादा प्रॉब्लम कुछ करेगा उस पर्टिकुलर केस में। ये हील को इम्बैलेंस नहीं करती है, उसकी न्यूट्रलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालती हील्स पहनना? पहले से इम्बैलेंस है तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, वैसे कोज कुछ नहीं करने वाली, डिस्टरबेंस कुछ नहीं आएगा एक्सेप्ट हैमस्ट्रिंग और काफ टाइट। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो आर्मी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं एंड बिकॉज ऑफ फ्लैट फुट दे गेट रिजेक्टेड, वेयर एज उसेन बोल्ट को अगर हम देखें तो फास्टेस्ट रनर है, तो आर्मी वाले क्यों नहीं लेते फ्लैट फुटर्स को? सारे फ्लैट फीट वाले उसेन बोल्ट नहीं होते। That's true, but many sports person have flat foot. तो ये लिमिटेशन की तरह क्यों माना जाता है? एक लिमिटेशन है, आपकी रनिंग स्पीड उतनी अच्छी नहीं रहेगी, जरूरी नहीं कि आपकी मसल स्ट्रेंथ उतनी अच्छी हो, तो रनिंग स्पीड की वजह से। दूसरा जो फ्लैट फीट है ना, नोकनीज भी कोज करता है, ओके है ना, तो वो भी एक कई बार स्ट्रक्चर अच्छा होता है लोगों का कि फ्लैट फीट के बाद नोकनीज नहीं है, ठीक है ना, वो एक डिफर हो सकता है, बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम अगर फ्लैट फीट है तो नीज पास में क्लोज आ जाएंगी, दैट इज नोन एज नोक नीज। तो एक रनिंग के लिए बहुत अच्छी कंडीशन नहीं बनती, काइंड ऑफ ए वियर्ड कंडीशन है दौड़ने में। तो फ्लैट फुट के लिए क्या एक्सरसाइजेस हैं जो हम लोग कर सकते हैं? जो फ्लैट फीट है ना, पहले आप समझ के चलिए उसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कोज कर सकता है। जैसे आप नी पेन की बात करो, ओस्टियोआर्थराइटिस नी, 90% केसेस में नी का अपना कोई पेन नहीं होता, वो पेन फ्लैट फीट के बाद हील का न्यूट्रल न होने की वजह से हो रहा होता है, या तो ओवरप्रोनेटेड हील है या सुपिनेटेड हील है, उसकी वजह से नी पेन कोज करता है, अपना नी का पेन नहीं होता 90% ऑफ द केसेस, ठीक है ना। वेट से भी कोई लेना देना नहीं है नी का। कई बार आपको बहुत हेल्दी लोग मिलेंगे जिनका वेट भी ज्यादा है, नी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हील न्यूट्रल है। कई बार आपको बहुत दुबले पतले लोग मिलेंगे, वेट कम है और नी पेन कोज हो रहा है, तो उसका वेट से कोई लेना देना नहीं है, उसका हील के न्यूट्रल होने से लेना देना है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आता है, उससे ऊपर वाला जॉइंट है बैक, स्लिप डिस्क कोज कर सकता है, ठीक है ना, वन साइडेड में पेन रहेगा या सैक्रोलाइटिस डेवलप हो गया, तो बहुत हद तक बायोमैकेनिकल चेंजेस स्पाइन के अंदर ला सकता है, ठीक है ना। कई केसेस में हम जब मेजरमेंट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं फुट एनालिसिस करके, जो हमारी मशीन है, काफी एडवांस मशीन है हमारे पास में ना फुट एनालिसिस के लिए, जो वर्ल्ड की बेस्ट है। तो भी एक केस आया हमारे पास में, उसका एक हील पूरा न्यूट्रल था, दूसरा 17 डिग्री ओवरप्रोनेटेड था, और बच्चे की उम्र कुछ 18-19 साल, और उसको बैक पेन भी उसी तरफ, ठीक है ना। तो बड़े कॉमन सी चीजें हैं ये। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या लाया था? बैक पेन। तो बैक पेन के पेशेंट को आपने मशीन पे रख के एनालाइज करा, पूरा गेट स्ट्रक्चर तो तभी आएगा ना निकल के कि पेशेंट की कंप्लेंट है कि जब खड़ा हो रहा हूँ, चल रहा हूँ, तब पेन है, लेटे में तो हो नहीं रहा। अगर पेन है तो कंटिन्यूअसली फिर आना चाहिए, एक पर्टिकुलर पोजीशन में आ रहा है, स्टैंडिंग में आ रहा है, वॉकिंग में आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें उसको फुट एनालिसिस करना जरूरी होता है, कि फाइंड आउट किया कि एग्जैक्ट डायग्नोस क्या आ रहा है। आप रिलेवेंसी देखिए ना आप उसकी, कि वो बोल ही रहा है कि मेरे को पेन वॉकिंग में, स्टैंडिंग में या रनिंग में है, ये तो बोल नहीं रहा कि मैं लेट रहा हूँ तो भी पेन है। वो एक्सट्रीम केस में होता है, जो स्लिप डिस्क होगी वो हर टाइम में पेन कोज करेगा। मैंने अपने प्रैक्टिस में जो देखा है, ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शन जो लेके आते हैं पेशेंट फ्रॉम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, उसमें तो सिर्फ सिंपल एंटी इन्फ्लेमेटरी और कोई ना कोई पेन किलर यही दिया होता है। तो ये ऑर्थोपेडिशियन के क्लिनिक पे ही क्यों ये इस तरह का कोई एनालिसिस मैंने नहीं सुना कि कोई डॉक्टर करके देता हो। दे सिंपली राइट पेन किलर्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। इतने डीप एनालिसिस में कोई जाता ही नहीं, मुझे लगता है। एक डीप में जाने की जरूरत है उसमें, बट रोल अलग अलग है। रोल अलग अलग है। जैसे फिजियोस के क्लिनिक में अगर जा रहे हैं, उनका रोल अलग है, हमारा देखने का तरीका अलग है। वी मोर ऑन बायोमैकेनिक्स, कि आप एक बिल्डिंग देखिए, अगर कोई बिल्डिंग है वो टेढ़ी है, पीसा की मीनार छोड़ दीजिए आप, वो डेविएशन के बाद बची हुई है, बट अगर कोई दूसरी बिल्डिंग है, अगर वो डेविएट कर गई है, तो आपको लग रहा है वो टिकेगी लंबे टाइम? नहीं टिकी। एट द सेम टाइम हमारे फीट की भी सेम ही स्थिति है। अगर वो डेविएशन आ गया है 2 डिग्री 4 डिग्री तक तो न्यूट्रल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। 4 से 8 में सोचने वाली बात, 8 से ऊपर फिर करना ही है उसका ट्रीटमेंट। सेम कोई भी पिलर है, अगर कोई तिरछा हो गया, थोड़ा तिरछा है तो ठीक है, लेकिन वो तिरछा और हो रहा है और होता ही जा रहा है, तो कि बिल्डिंग रुकेगी? ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जब पिलर तिरछा हुआ तो खाली पिलर में ही प्रॉब्लम आएगी, ऊपर सब कुछ सही रहेगा। सेम बॉडी का है, यहाँ तो कनेक्टिविटी कम है बिल्डिंग में, बॉडी में तो ज्यादा है। जो फेशिया आपके हील से शुरू हो रहा है, अंगूठे से शुरू हो रहा है, वो सिर तक सेम है, जैसे कंप्लीट वन कवरिंग। तो एक जगह अगर फेशिया टाइट हो गया तो दूसरा फेशिया टाइट होगा। काफ टाइट होगी तो हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाएंगी, हैमस्ट्रिंग टाइट होगी तो बैक मसल्स, अपर बैक, मिड बैक और नेक पूरा
सब टाइट होता चला जाएगा। इसकी बड़ी रिलेवेंसी है पूरे के पूरे में। अगर ये एक बार टाइट होना हो गया तो पूरे में वो वही फिर फाइब्रोमाइल्जिया कोज कर रहा है। वो इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चल रही है, वो सब कुछ हो रहा है। मुझे लगता है इंडिया में 80% लेडीज को ये घुटनों के आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ही है। तो कितने केसेस में हील रिस्पॉन्सिबल है आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में? बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा। बहुत बड़ा नंबर है। ओके। और मतलब एक फुट को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरत है। ओके। अब अगर आप करोगे नी का, अगर देखोगे नी का पेन ना 90% टाइम नी का अपना पेन होता ही नहीं। तो 90% इज ए बिग नंबर, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर हील न्यूट्रल नहीं हुई टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद में, तो अब वो नी को तो अफेक्ट करेगा नहीं हील, वो हिप को अफेक्ट करेगा। ओके। है ना। इसमें हिप फ्रैक्चर भी कॉमन होना तय है, होगा। मैक्सिमम ऑफ द केसेस वो झेलते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस। ओके। क्योंकि जो मेटालिक है उसमें तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा नहीं बोन में, तो वो कहीं ना कहीं तो वो प्रॉब्लम कोज करेगी, पेन कोज करेगी। ओके। ठीक है ना। और मैक्सिमम केसेस में यही होता है। नी रिप्लेसमेंट हो गया, जो फुट है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं, ठीक है ना। और उसको ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर ली, एक पेशेंट भी उतना, उसको भी उतनी अवेयरनेस नहीं होती ना, उसको उतना समझाया गया है कि उस पर और फोकस करके वो कुछ करे, तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगा ही करेगा उसके बाद भी, फर्दर ऑन प्रॉब्लम करेगा। जो शू इंडस्ट्री है दैट्स अ $400 बिलियन इंडस्ट्री, तो हमारे हील को न्यूट्रल रखने में इसका कितना रोल है? प्लस इन कंट्रास्ट हमारी जो योगिक साइंस है उसमें बोलते हैं जितना आप नंगे पैर घूमो उतना अच्छा है फॉर प्रोप्रियोसेप्शन एंड आल्सो फॉर योर फुट स्ट्रेंथनिंग। तो ये कंट्रास्ट कहाँ से आता है? प्रोप्रियोसेप्शन बड़ा अच्छा वर्ड लाई हो आप निकाल के। जो प्रोप्रियोसेप्शन होता है ये बेसिकली हमारे हर जॉइंट में रिसेप्टर्स होते हैं। मैकेनोरिसेप्टर फर्स्ट, मैकेनोरिसेप्टर सेकंड, दो तरह के मैकेनोरिसेप्टर। दीज आर ना जॉइंट सेंसर जो हमें गाइड करते हैं डे टू डे में, बैलेंस में। जब हम चल रहे हैं, नॉर्मल जगह चल रहे हैं, या थोड़ा टेरेन आ गया, आधा ऊपर नीचे का कुछ है जहाँ पे पैर रख रहे हो, तो वहां पे वो मसल की स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं मैकेनोरिसेप्टर्स कि इतना फोर्स आना चाहिए। जब वो फेल करते हैं मैकेनोरिसेप्टर, तब स्प्रेन होता है। इट मींस प्रोप्रियोसेप्शन बहुत अच्छा नहीं था। जॉइंट सेंसिंग या जॉइंट प्रोप्रियोसेप्शन उतनी अच्छी नहीं थी कि स्प्रेन आ गया, या स्ट्रेंथ बहुत कम रही। और स्प्रेन आया, स्प्रेन आने के बाद में वो नॉर्मल हुआ ट्रीटमेंट से, पेन वेन चले गए, स्वेलिंग चली गई, चलने में भी दर्द नहीं है। प्रोप्रियोसेप्शन रिटेन करना जरूरी है। अगर प्रोप्रियोसेप्शन रिटेन नहीं किया तो ट्रीटमेंट हाफ है। आपने सुना होगा कि बार बार स्प्रेन होते हैं। बिल्कुल, जिधर एक एंकल में आ गया तो हर बार उसी में आता है, क्योंकि प्रोप्रियोसेप्शन नॉर्मल नहीं किया। अब जो वॉकिंग है कि नंगे पैर चल रहे हैं वो बहुत अच्छा है, या घास पे चल रहे हैं या कुछ, वो प्रोप्रियोसेप्शन एक ट्रेनिंग है। ओके। एडीएचडी के जो केसेस होते हैं ना, एडीएचडी में सैंड पे खड़ा करना जरूरी है, ताकि उसको सैंड की सेंसिटिविटी मिले, ग्राउंड की सेंसिटिविटी मिले। हम, बहुत अच्छी बात है कि हम एक ऐसे इरा में पैदा हुए कि हमारे पास जूते भी नहीं थे बचपन में, और इतना ज्यादा मतलब बाउंडेड नहीं थे कि हमें जूते चप्पल पहन के चलना है, खूब नंगे पैर चले हैं। तो वो एक बहुत अच्छी चीज थी, वो एक मैंडेटरी है अभी भी। हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी मैंडेटरी नहीं है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि एडीएचडी के जो केसेस होते हैं उसमें सैंड ट्रे में खड़ा करना पड़ता है बच्चों को, ताकि उसको एक सैंड का फील मिले। बॉडी एक यूज टू उस चीज के लिए एक सेंसेशन है जो आपने टच ही नहीं किया कभी। तो ये जो सेंसेशन है एक न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कोर्स करते हैं, आपको फील का पता लगता है उस पर्टिकुलर्स का, ठीक है ना। तो ऐसे ही घास पे चल रहे हो, वो भी एक हेल्प करती है आपको प्रोप्रियोसेप्शन को बेटर करने में। तो एक बहुत जरूरी चीजें हैं जो ये हम करते हैं। अगर उसी में प्रोप्रियोसेप्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कि बैलेंस बेटर करना चाहते हैं, ओल्ड एज में जो ज्यादातर इश्यूज होते हैं कि बैलेंस खराब हो जाता है, तो बैलेंस का सीधा सीधा जो कोरिलेशन है वो प्रोप्रियोसेप्शन से है। इस इट मींस जॉइंट सेंस बहुत अच्छी नहीं है, जॉइंट सेंस बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप खड़े हो रहे हैं, खाली खड़े, आई क्लोज करके खड़े हो जाइए, तो जॉइंट सेंस इंप्रूव करने लगती है। सिंगल लेग स्टैंडिंग पे जा रहे हैं आई क्लोज करके, तो और बेटर करेगी। कई बार क्या होता है कि हमें बैलेंस इंप्रूव करने के लिए, प्रोप्रियोसेप्शन इंप्रूव करने के लिए आंख बंद करके बैकवर्ड वॉक, फॉरवर्ड वॉक, साइड वॉक, ये सब कराने पड़ते हैं ताकि उसका बैलेंस इंप्रूव हो, प्रोप्रियोसेप्शन इंप्रूव हो। सो सिंपल नंगे पैर वॉक करना ऑन डिफरेंट सरफेसेस, उससे तो प्रोप्रियोसेप्शन इंप्रूव हो ही रहा है, पर टेक्नोलॉजी का भी कोई रोल है इसमें? लाइक अगर कोई
क्लिनिक में आया फॉर अ स्प्रेन, है ना, आपने उसको स्प्रेन को हील करने के लिए जो भी थेरेपी देनी थी वो दी, सो प्रोप्रियोसेप्शन के लिए भी कोई टेक्नोलॉजी है क्या? बहुत डिवाइस है, नॉर्मल डिवाइस होता है, BAPS बोलते हैं, बैप्स सिस्टम, बायलेटरल एंकल प्लेटफॉर्म सिस्टम है। ओके। मतलब एक शीशा टाइप बना लिया, अप डाउन हो रहा है लकड़ी का, उसी पे खड़ा करके कर दिया। बोशु बॉल होती है, उस पे ट्रेन कर दिया। तो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज हैं। अभी तो डिजिटल भी आ गए हैं इसमें, जो कुछ गेमिंग के साथ में कुछ करते हैं कि दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको न्यूट्रल लाना है, अपना बैलेंस, तो वो दिखता रहता है और उसी हिसाब से वो एक्सरसाइज करता रहता है। तो वो एक हेल्प करता है, एक मेजरमेंट वाइज भी देता है कि हाँ इतना बेटर है इनका बैलेंस जो है। तो जैसे जैसे बैलेंस बेटर करते हैं इन चीजों पे, बैलेंसिंग एक्टिविटीज, बैलेंसिंग एक्सरसाइज करते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन इंप्रूव करता है उस चीज में। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑल्सो कायरोप्रैक्टर, जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, उनके हेल्थ हैजर्ड्स आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या देखने को मिल रहे हैं? नहीं, आप मतलब क्या आप जैसे लाइक आजकल के लाइफस्टाइल में ऑलमोस्ट हर कुछ मैकेनाइज्ड है, प्लस जैसे बच्चे टीवी ज्यादा देख रहे हैं आजकल या वीडियो गेम ज्यादा खेल रहे हैं, तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको ऐसा क्या लगता है कि पहले तो ये सब नहीं होता था, अभी बच्चों में ये देखने को मिल रहा है, एडल्ट्स में ये देखने को मिल रहा है, तो लाइक अ डॉक्टर आप उन लोगों को, हमारे ऑडियंस को ऐसा कुछ एडवाइस करना चाहेंगे कि अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये सब प्रॉब्लम्स ना आए, तो उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए? बिकॉज आज के टाइम में ना सबके पास टाइम की बहुत कमी है एंड दे वांट अ क्विक फिक्स या क्विक सोल्यूशन, कि बस हम जाएं या कोई गोली खाएं एंड देन यू नो वी कैन गेट बैक टू वर्क। एक महीना कौन जाएगा डॉक्टर के पास ये एक्सरसाइज करने या ये सेशंस लेने? तो ऐसे लोगों के लिए गिव सम एडवाइस टू देम। जैसे आप बिल्डिंग बनती है, क्या एक बार बिल्डिंग बना के रंगाई पुताई करके छोड़ दी जाती है 100 साल के लिए? नहीं, मेंटेनेंस चाहिए। सो आपको भी यहाँ 100 साल के लिए भेजा गया है, तो आपको एवरीडे मेंटेनेंस जरूरी है। अब बिल्डिंग को तो कहीं चलना नहीं है, आपको तो चलना भी है, राइट। तो हमें एवरीडे मेंटेनेंस जरूरी है। आजकल तो लोगों को भी चलना नहीं है ना, सब काम तो घर बैठे बैठे हो रहे हैं, मार्केट भी अब तो जेप्टो घर में सामान ला देता है, टीवी पे टाइम निकल जाता है, तो हाउ हार्मफुल इज दैट? एब्सोल्युटली हार्मफुल है, वी आर नॉट मेड फॉर दैट, इसके लिए नहीं बने। हमें एक्टिविटीज करनी है, हर दिन अपनी बॉडी को बेटर रखना है, अलाइंड रखना है, उसके लिए एक डिसिप्लिन होना जरूरी है। अभी तो मतलब बड़े अजीबोगरीब केस आते हैं, कई बच्चे आते हैं जिनकी मसल स्ट्रेंथ कम हो गई है, हाथों की। ओके। तो उसका कोई बीमारी नहीं है, सेरिब्रल पाल्सी नहीं है, हमारा ही देख रहे हैं तो नॉर्मल है, बहुत सारी चीजें नॉर्मल है। बाद में पता चल रहा है कि पबजी खेलता था 8 घंटे 12 घंटे 14 घंटे, वो धीरे धीरे एट्रोफी में ही चली गई, मूवमेंट बस उतने ही रह गए। तो बड़ी अजीबोगरीब चीजें हैं। ऐसे कुछ और केसेस बताइए ना जहाँ पे यू नो फॉर अवेयरनेस टू आवर ऑडियंस। जो मेन जो प्रॉब्लम है ना, पोस्चर तो बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम कॉज करता है, कि जो आप स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा है। कभी डिटेल में बात करेंगे फॉरवर्ड हेड सिंड्रोम के बारे में, बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा आजकल इश्यू। तो सीधे टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ नहीं पाते बच्चे, तो वो पूरा लीन करेंगे टेबल पे, उनके स्पाइन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है या क्या कमी है? स्ट्रेंथ बची नहीं है, स्ट्रेंथ डेवलप ही नहीं हुई। बचेगी तो जब जब स्ट्रेंथ डेवलप करोगे। खेल स्पोर्ट्स कितना कर रहा है बच्चा, कितना एक्टिव है, कितना एक्टिव नहीं है, वो सारी की सारी चीजें जरूरी है। ठीक है ना, तो मतलब एक डिसिप्लिन स्पोर्ट्स रहना बच्चे में जरूरी है, जो स्कूल गोइंग है, मस्ट है। मतलब कितने घंटे? 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर? बच्चा थोड़ा सा साइकिल चलाए, इज दैट इनफ? नहीं, कम से कम 1-2 घंटे तो उसको अलाउ करिए। अलाउ की बात नहीं है, बच्चे नहीं मिलते बच्चों को बाहर जाके, सब अपने घर में खेल रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं। अब तो डेडिकेटेड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, टेनिस खेल सकता है, बैडमिंटन खेल सकता है, बहुत सारे डेडिकेटेड स्पोर्ट्स हैं तो हमारी सोसाइटी में ना, जो अर्बन सोसाइटी है। गांव में तो अभी भी बढ़िया चल रहा है, खूब दौड़ रहे हैं बच्चे, खेल रहे हैं। बट सिटीज की अगर आप बात कर रहे हो तो एकेडमीज वगैरह में वो जा सकते हैं, ताकि उनकी मसल स्ट्रॉन्ग रहे। क्योंकि अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारा फिट नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो हमारा कैल्शियम लेवल अच्छा रहेगा। अगर वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस नहीं है तो कैल्शियम लेवल को आप मेंटेन नहीं कर सकते, चाहे आप पिल्स खा लो या कैसे भी करके कैल्शियम ले लो, तो वो नॉर्मलाइज नहीं रहेगा, वो यूरिन में फिल्टर आउट हो जाता है। आपको वेट बेयरिंग एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, तभी जाकर के वो मैनेज होगा। तो वो तो मतलब कोई सेंस ही नहीं है। ये तो डे टू डे रूटीन है जिसमें आपको स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी। फुट स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है। कुछ आप एक्सरसाइज के बारे में पूछ रहे थे। हाँ। तो जो फ्लैट फीट की जो बेसिक डे टू डे एक्सरसाइज है, बॉल ले लीजिए, कोई टेनिस बॉल, गोल्फ बॉल, उसको रोल करिए, पैर से रोल करिए। दूसरी एक्सरसाइज इसमें है कि टॉवल बिछा लीजिए नीचे और पंजे से टो कर्लिंग करिए। टो को कर्लिंग करेंगे तो उससे भी इंट्रिंसिक मसल स्ट्रेंथ होंगी। टो वॉकिंग इज ए वेरी गुड थिंग, जो फ्लैट फीट पंजे पे चलना बहुत हद तक हेल्प करती है आपकी आर्क को रीडेवलपमेंट के लिए।
तो बाकी काफी एक्सरसाइज है इस तरह की जो हेल्प करती हैं, जो डे टू डे में करनी चाहिए। कितना टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली, या कितनी ट्रेनिंग चाहिए अगर किसी का ये डिग्रीज चेंज हो गया है? अगर सीवियर ओवर प्रोनेशन की भी बात करें कि बहुत ज्यादा हील डेविएटेड है, 15, 16, 17 डिग्री है, तो 1 से 2 साल में neutral 1-2 साल। एंड 3-4 डिग्री का डेविएशन है तो हो जाता है। 3-4 महीना। 3-4 महीने में 3-4 न्यूट्रल हो जाती है। बिल्कुल 3-4 महीना। जितना डिग्री का न्यूट्रिशन है लगभग उतने ही महीने आप कैलकुलेट करके चल सकते हो। ओके अगर 10-12 डिग्री है तो 10-12 महीने ही लगेंगे ओके न्यूट्रल होने में, क्योंकि बोन को आप Right, जॉइंट से खेल रहे हो, राइट। है ना, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इमीडिएटली हो जाएगा। बट इसको न्यूट्रल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, इसके साइड इफेक्ट नहीं आएंगे बॉडी में, डेफिनेटली बेटर हो जाएगा। तो शू कौन सा पहनना है, कैसे डिसाइड करें हम? शू में जो बेसिकली आपको लोग कंप्लेंट कर रहे होंगे कि ना मैंने हार्ड शू पहनना बंद कर दिया, मैं लेदर शू नहीं पहन पाता, मैंने तो अब ये थोड़ा कंफर्टेबल शू है ये पहनता हूँ तो मेरे ठीक रहता फ्लेक्सिबल, हाँ है ना। हाँ। तो अब वो हार्ड शू उसने पहनना बंद कर दिया, उसे ऐसा लग रहा है कि हार्ड शू से दिक्कत हो रही है। हार्ड शू से दिक्कत नहीं हो रही, ओके हील न्यूट्रल नहीं है। और जो आउटसोल है, जो बाहर का सोल है ना जूते का, वो ऐसा होना चाहिए कि वो घिसे, इतना हार्ड ना हो कि वो घिसे ही ना। ओके अगर वो नहीं घिसेगा तो जॉइंट घिस रहे होंगे कहीं ना कहीं। ओके इंसोल 2 तरीके के होते हैं जो आप बोल रहे हो ना कि मार्केट में मिले, दीज आर द स्टैंडर्ड इंसोल, वो सबके लिए है, मतलब वो स्पेसिफिक नहीं है, कस्टमाइज चाहिए। ओके भाई आपका फिट टू फिट भी अलग हो सकता है कि लेफ्ट फुट का अलग है, राइट फुट का अलग है। जो प्रोनेशन है हील का, वो जरूरी नहीं कि लेफ्ट और राइट का सेम हो, वो भी डिफर कर सकता है। ओके तो कस्टमाइज ही चाहिए, ओके स्टैंडर्ड इंसोल काम नहीं करेगा। ठीक है। जैसे कॉस्टिंग में कई बार होता है कि 400 रुपए का आ रहा है, 200 रुपए का आ रहा है, 1500 का आ रहा है, 1000 का आ रहा है। ओके इसका कोई लेना देना इंसोल का है नहीं, क्योंकि जिसको चाहिए वो कस्टमाइज चाहिए, उसी के लिए बनाओ तो काम करेगा। स्टैंडर्ड इंसोल उसमें काम नहीं करते। ओके ठीक है ना। शू भी जैसे अगर आप एसिक्स में जाओगे तो वो आपको रनिंग कराएंगे, एक रनिंग पैटर्न फाइंड आउट करेंगे, देन ओनली दे विल एडवाइज यू शू। वो भी कुछ हद तक बेहतर है, ओके 100% परफेक्ट नहीं है, बट नॉर्मल से तो बेटर है। ये बीच में एक शू बहुत पॉपुलर हुआ था जो हम डॉक्टर्स कॉल्स के नाम से सुनते हैं, तो बहुत सारे हील पेन के पेशेंट्स ने या बैक पेन के पेशेंट्स ने इसको यूज करा एंड देन दे फाउंड कि उनका हील पेन या बैक पेन कम हुआ है। सो मतलब इज इट बिकॉज कि उनको यही वाला प्रॉब्लम था कि उनका हील न्यूट्रल नहीं था, या उसे पहन के कैसे रिलीफ आया कि पैर में दर्द होना बंद हो गया डॉक्टर्स कॉल्स पहनने के बाद? वो उस वजह से बंद हो जाता है। वो कोई भी जूता पहन लीजिए, कुछ भी ब्रांड रहे जो सॉफ्ट है, कि जो आपका हील टिक रहा है वो सॉफ्ट उसमें टिक रहा है, हील न्यूट्रल नहीं है, इस वजह से पेन कर रहा है। ओके उसका प्लेसमेंट सॉफ्ट जगह हो गया तो वो पेन कोज नहीं करेगा। ओके बट मैं पहले भी आपको वो बता रूट चुका कॉज को हूँ, ठीक नहीं कर रहा। मैं पहले भी बता That's चुका हूँ just- कि अगर हील पेन जा चुका है और हील न्यूट्रल नहीं हुआ तो वो ज्यादा खतरनाक है। ओके खाली पेन गया है, हील तो न्यूट्रल हुआ नहीं है। तो हील न्यूट्रल नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं आपको इम्प्लीकेशंस उसके देगा, ओके घुटने में दे, कमर में दे, कहीं भी करे। तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छी चीज है कि चलो ठीक है तो पेन तो खत्म हो गया, ठीक है ना। बट लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम कोज करेगा ही करेगा। ओके मैक्सिमम टाइम जॉइंट को खराब करता है, नी जॉइंट्स वगैरह को, अगर हील न्यूट्रल नहीं है तो। बहुत मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज है ये आपकी हेल्थ के लिए ना, हील। फुट इम्पोर्टेंट जिसको है, कोई ध्यान ही नहीं देता कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है फुट, और फुट में भी जो हील है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन जो भी पेन है वो इसी की वजह से है, मैक्सिमम टाइम। तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि 15-20 साल से ही हमारे देश में आप मान के चलो कि शू के अलग अलग ब्रांड भी आए हैं, कुछ अच्छे ब्रांड भी आए हैं, कुछ लोग कॉन्शियस भी हुए हैं। उससे पहले उतने कॉन्शियस नहीं थे क्योंकि फुट स्ट्रेंथ भी अच्छी थी। एक किसान है, खेत में काम कर रहा है, नंगे पैर है, खेत है, जुता हुआ खेत है, पानी भरा हुआ है, अप एंड डाउन हो रहा है, वो मसल स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से डेवलप भी हो रहा है, प्रोप्रियोसेप्शन भी डेवलप हो रहा है। ये कंडीशन सबके लिए तो नहीं है, ठीक है ना। तो जहां तक हो सके जूता पहनना अवॉइड करना चाहिए, नहीं अदर देन आप कोई ऐसे फील्ड पे खेल रहे हो जहाँ पे कील या कुछ ऐसा हो सकता है, तो जूता अवॉइड करें क्या? वियर एंड टियर ज्यादा बढ़ जाएगी, अवॉइड तो नहीं करना है। ओके अवॉइड तो नहीं करना है, वियर एंड टियर ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हर स्पोर्ट्स में जो शू होता है वो डिफर करता है, ओके ताकि उस वियर एंड टियर को रोके और थोड़ा एडवांटेज भी मिले, ओके ठीक है ना। तो वो सबके लिए एडवाइजेबल नहीं है। जो नेक्ट फुट जो रनिंग करते हैं, नंगे पैर जो दौड़ते हैं, वो सबके लिए एडवाइस नहीं है। ओके कई लोग ना एड़ियां पटक पटक के चलते हैं, वो या उस तरह का गेट होता है जिसमें हील को वो थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट आता है, व्हाट इज इट ड्यू टू? एग्जैक्ट अगर वॉकिंग का तरीका तो हील स्ट्राइक से ही होता है,
अच्छा, इफ यू गो पंजों पे नहीं चलना चाहिए। ओके अगर आप परफेक्ट गेट पैटर्न में जा रहे हो तो पहली चीज हील स्ट्राइक ही होगी, ओके। ठीक है ना। एंड ये रनिंग में चेंज हो जाता है या जॉगिंग में चेंज हो रनिंग में जाता चेंज हो जाएगा। है? रनिंग में पंजा हाँ, जाएगा जॉगिंग पहले। में थोड़ा सा दोनों जगह प्रेशर आना चालू होगा, रनिंग में पंजे पे ही आ जाता है पूरा का पूरा। ओके वहाँ हील जो स्ट्राइक है उसका ड्यूरेशन कम हो जाता है। ओके। हील तो वहाँ भी स्ट्राइक करती है बट वो उसका ड्यूरेशन कम हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि हम पंजे पे ही दौड़ रहे हैं। बट जो नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न है उसमें हील स्ट्राइक प्रॉपर होगा, उसका टाइमिंग भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो अब कई बच्चे भी होते हैं, आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा है पंजे पे चल रहा है, पंजे पे चल रहा है काफी टाइम से, और अगर उसको हैबिट पड़ गई तो उसका गेट पैटर्न ही खराब हो जाता है उस केस में। तो ऐसी चीजें तो एनकरेज करनी नहीं है। मुझे और मेरी ऑडियंस को आई एम श्योर फुट के बारे में जितनी नई नई जानकारी पता चली वो पहले नहीं पता थी। तो एक बारी मैं सर से पूछना चाहूंगी कि और ऐसा कुछ यूनिक आप हमारे ऑडियंस को बता सकें कि फुट का कितना इंपॉर्टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने आपको बताया, फिर से मैं रिकंक्लूड करूँ कि जो नी पेन है 90% टाइम फुट और हील की वजह से हो रहा है। बैक पेन मैक्सिमम ऑफ द टाइम इसी की वजह से, इवन तो हेडेक उसी वजह से डेवलप हो रहा है। फाइब्रोमाइल्जिया, फ्रैक्चर्स कोज कर सकता है, सिन पेन कोज कर सकता है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स कोज करता है और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। बेस है आपका, बेस अगर हिल गया तो बॉडी हिल गई। बहुत ज्यादा है, मतलब रिलेवेंस है, तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर थोड़ा भी पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको एक एनालिसिस की जरूरत है। जैसे हम बाकी चीजों को तो डायग्नोस कर लिया ब्लड से, एमआरआई से, इससे, बट हमारा जो बेस है उसका भी डायग्नोस होना जरूरी है कि किस वजह से क्या हो रहा है और क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो रिलेवेंस बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका फुट हो बीमार तो ना करें उसकी सेहत के साथ व्यापार और तुरंत करवाएं उसका उपचार। इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। थैंक यू।